हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का बी चंद्रा के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो हिंदी व्याकरण पे बनाने जा रहा हूँ, लेकिन ये हिंदी व्याकरण मौखिक होगा। इसमें आपको कॉपी कलम की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए खास करके बनाया हूँ जो ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं वीडियो देखने में या इन चीज़ को पढ़ने में। तो कम ही समय में हम हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ न कुछ बेसिक जो ज्ञान होता है वो अगर जान ले तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको सुनकर अगर कुछ अच्छा लगे, समझ में आने लगे, तो इसका डिटेल पार्ट भी मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। फ़िलहाल तो मैं ये बता दूँ, आप लोग कमेंट करें इसके पहले ही मैं बता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ ओरल आपको सुनना है और जो समझ में आए वो समझना है। इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कि आगे का वीडियो मैं इसका डिटेल में बनाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल ये डिटेल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ ओपनिंग नॉलेज के लिए है कि व्याकरण का जो बेसिक ज्ञान होता है वो आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लोग पढ़ते हैं सिर्फ उसी के लिए है। ये कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल इंसान को भी अगर तो देखेगा आधे घंटे में कुछ ना कुछ इसे हिंदी व्याकरण के ज्ञान हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए आज का टॉपिक हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, सबसे पहले हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों भाषा के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं भाषा के बारे में। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। तो भाषा किसे कहते हैं, सबसे पहला टॉपिक है। तो भावों या विचारों को लिखकर, पढ़कर, सुनकर व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाती है। यानी कि जब हम अपने भावों को या तो लिखकर हाथ से, या तो पढ़कर, या तो सुनकर व्यक्त कर देते हैं तो ये क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। यानी लिखकर, पढ़कर और सुनकर, इसे ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। 3 ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हम लोग अगर किसी चीज़ को व्यक्त कर देते हैं तो वो भाषा कहलाती है, ठीक है। हालांकि आँख, हमारी जो आँखें हैं वो भी ज्ञानेंद्रिय हैं, इससे भी भाषा प्रकट कर सकते हैं आँखों से, लेकिन वो कुछ स्पिरिचुअल हो जाएगा, वो तो अलग भाषा हो जाएगा। जैसे आँखों से प्रेम की भाषा, क्रोध की भाषा हम लोग दर्शा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो भाषा किसे कहते हैं, जिसे हम लिखकर, पढ़कर या सुनकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। अब यहाँ पे भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहा जाता है। तो भाषा 3 तरह के हो गए। एक मौखिक भाषा जो कि बोलकर हम लोग करते हैं, एक लिखित भाषा जो कि लिख कर करते हैं, और एक सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब बिना बोले हुए हम लोग अपने शरीर को के माध्यम से जब हम लोग बताते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा बोलते हैं। जैसे चौराहे पर जो पुलिसमैन होता है, ट्रैफिक पुलिसमैन, वो हमें सांकेतिक भाषा के द्वारा ही समझाता है कि आपको किधर जाना है या आपको रुकना है। तो भाषा 3 प्रकार की हो गई, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा, एक सांकेतिक भाषा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में काफ़ी जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। कम समय में ही आपको जितना ज़्यादा ज्ञान हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भाषा समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब आते हैं बोलियाँ। बोलियाँ क्या होता है? तो दोस्तों, बोलियाँ को हम लोग, बोली को डायलेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, डायलेक्ट। यानी कि लैंग्वेज अलग होता है और डायलेक्ट अलग होता है। उसी प्रकार भाषा और बोली अलग होता है। बोली किसे कहते हैं? तो जब किसी क्षेत्रीय भाषा को, किसी भी क्षेत्रीय भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। जब किसी विशेष क्षेत्र में कोई लैंग्वेज बोला जाता है, कोई भाषा बोला जाता है, तो उस समय वो भाषा नहीं कहला के वो डायलेक्ट हो जाता है। यानी कि भाषा का मतलब होता है जो पूरे देश में बोला जाए, और डायलेक्ट का मतलब यानी कि बोली का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में बोला जाए। जैसे बिहार में अगर कोई ऐसा लैंग्वेज है जिसे बोला जाए तो वो भाषा नहीं, वो बोली कहलाएगी, ठीक है। जैसे मगही, बिहार के लोग मगही बोलते हैं, तो मगही बोली है, भाषा नहीं है। जबकि हिंदी पूरे इंडिया में चलता है, इसलिए वो भाषा है। तो जो क्षेत्रीय भाषा यानी जो क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में बोला जाता है, उसे हम लोग बोली कहा जाता है, बोली कहते हैं। उसके बाद है एक 3 नंबर पे है परिणीत भाषा। परिणीत भाषा क्या होता है दोस्तों? तो निश्चित भाषा। परिनिष्ठित भाषा क्या होता है? ये ऐसी भाषा है जिसमें व्याकरण से नियंत्रित होता है, मतलब इस पर व्याकरण का प्रभाव होता है। ये एक ऐसी भाषा है जिस पर व्याकरण का प्रभाव पड़ता है। जैसे खड़ी बोली। खड़ी बोली एक बोली है, लेकिन खड़ी बोली व्याकरण को देखकर ही
लिखी जाती है, वो जैसे तैसे नहीं लिखी जाती है, उसका एक नियम होता है। तो वैसी भाषा जिसमें व्याकरण हो, यानी जो व्याकरण से नियंत्रित हो, उसे हम लोग परिनिष्ठित भाषा कहेंगे। जैसे इसका उदाहरण है खड़ी बोली। 4 नंबर पे हम लोग आते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? तो राष्ट्रभाषा दोस्तों, राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वैसा भाषा जो किसी देश के अधिकांश भागों में प्रयोग किया जाता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि हिंदी हमारे भारत के बहुत सारे भागों में बोला जाता है, इसलिए हिंदी क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उसके बाद है लिपि। लिपि क्या होता है दोस्तों? तो लिपि विशेष प्रकार का एक संकेत होता है, उसे क्या कहा जाता है? लिपि। जैसे देवनागरी लिपि लिखना हो तो हम लोग का, खा, गा, घा लिखते हैं। तो का तो लिखने का एक अलग तरीका है। हम लोग अगर गोल पाट दे तो का तो होगा नहीं, या कैसे भी लिख दो तो का नहीं होगा। का एक विशेष चित्र है, एक विशेष प्रकार का संकेत है, जिसे का कहा जाता है। तो देवनागरी हिंदी का लिपि है। हमारे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। और वो लिपि कैसे लिखा जाता है वो हम बचपन से सीखते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश की लिपि क्या है? तो इंग्लिश की लिपि रोमन लिपि है। हम लोग बचपन से ही ABCD सीखते हैं। तो ABCD ए किस तरह से लिखा जाता है, B किस तरह से लिखा जाता है, वो जिस तरह से लिखा जाता है उसी संकेत को रोमन लिपि कहते हैं, रोमन स्क्रिप्ट कहते हैं। तो हिंदी की लिपि हो गई देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि हो गई रोमन ABCD, देवनागरी क ख ग घ और रोमन ABCD। तो हिंदी और अंग्रेजी के अलावे और भी बहुत सारी लिपियाँ होती है, जैसे उर्दू की होती है, अरबिक होती है। उन लोग का जो स्क्रिप्ट या लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो उन लोगों का उर्दू का स्क्रिप्ट हो गया, उर्दू का हो गया, बोल सकते हैं इंडो पर्शियन, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्राह्मणी लिपि चलता था बहुत पहले इतिहास में। ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, बहुत सारी लिपियाँ थी, प्रचलित थी। फिलहाल तो मैं ये डिटेल मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसमें वो मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा कभी, ठीक है। तो लिपि का मतलब यही दोनों याद रखना है कि हिंदी की लिपि देवनागरी और अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि होती है। और ये एक संकेत होता है। जैसे ब्रेल लिपि भी हम लोग पढ़ते हैं, तो ब्रेल लिपि भी क्या है? एक नया लुईस ब्रेल बनाए थे, वो क्या है? एक संकेत है। उसमें भी कखा तो गोल गोल डॉट से बनाया जाता है। डॉट के द्वारा अंधे लोग अब छू कर उसे पता करते हैं, उसमें लिखा हुआ नहीं होता। तो वो भी एक स्क्रिप्ट ही है, वो भी एक लिपि ही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मातृभाषा क्या होता है? तो मातृभाषा अगर देखा जाए तो जो भाषा हम परिवार से सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर मैं अपने परिवार से, अपने घर से हिंदी भाषा सीख रहा हूँ, तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। अंग्रेजी बोल रहा हूँ शुरू से ही, तो अंग्रेजी हमारी मातृभाषा होगी। यानी बचपन से ही जो लैंग्वेज भाषा हम लोग बोलते हैं वो हमारी मातृभाषा हो जाती है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। और प्रादेशिक भाषा क्या होता है दोस्तों? तो प्रादेशिक भाषा ये होता है कि जब किसी विशेष प्रदेश में हम लोग कोई भाषा बोलते हैं तो उसे प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं बांग्ला, उड़िया, तमिल। बिहार में तो 28 राज्य हैं और लगभग ज़्यादातर राज्य में अलग तरह की भाषा बोले जाते हैं, ठीक है। वो भाषा वो प्रादेशिक भाषा कहलाएगी। वो राष्ट्रभाषा क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि सारे लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सारे लोग जिस भाषा को इस्तेमाल करेंगे वो राष्ट्रभाषा होगी। सारे लोग हिंदी इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा है। लेकिन अगर अलग अलग क्षेत्र में देखा जाए, अलग अलग राज्यों में जो है तो वो अलग भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये प्रादेशिक भाषा है। तमिलनाडु में तमिल भाषा, पंजाब में पंजाबी भाषा, राजस्थान में राजस्थानी भाषा, उड़ीसा में उड़िया भाषा, ये सब प्रादेशिक भाषा है। इसी प्रकार एक हमारी राजभाषा होती है। राजभाषा जो भाषा ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है उसे राजभाषा बोलते हैं। अब क्या है कि इंडिया में बहुत सारे ऑफिस हैं, गवर्नमेंट ऑफिस है। तो क्या इतनी सारे भाषाओं में किस भाषा में लिखा जाए किसी चीज़ को? अगर सारे भाषा में लिखने की कोशिश किया जाए तो कुछ लोग समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से जो आएंगे, अगर किसी बंगाल से आए, बंगाली मतलब बांग्लादेश से आएंगे या कोई बंगाल से आएंगे और लिखा हुआ रहेगा हिंदी में तो वो उन्हें समझ में नहीं आएगा। और अगर कोई पंजाबी आएंगे लिखा हुआ रहेगा हिंदी में तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो अलग अलग राज्यों से अगर किसी ऑफिस में आते हैं, दूसरे स्टेट ऑफिस में आते हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा।
तो इसके लिए हम लोग ऑफिस में जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसे राजभाषा बोला जाता है। तो हमारे भी एक राजभाषा है, हमारे देश की एक राजभाषा है जो ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या है तो हिंदी और अंग्रेजी। कोई भी ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी हमारी राजभाषा होगी, ताकि राज्य के किसी भी कोने से आ जाए तो प्रादेशिक लोग जो आते हैं उन्हें प्रादेशिक भाषा के कारण समस्या ना हो, इसलिए यहाँ राजभाषा बनाई गई है जो ऑफिस में इस्तेमाल होता है, और वो है हिंदी और अंग्रेजी। अब आगे बढ़ते दोस्तों, मानक भाषा क्या है दोस्तों? मानक भाषा दोस्तों उस भाषा को कहा जाता है जो विद्वानों द्वारा मान्यता दी गई होती है। मानक भाषा, मानक भाषा का मतलब होता है कि बहुत सारी भाषाओं में विद्वान हमारे रिसर्च करके एक ऐसी भाषा को चुन लेते हैं जिसे सारे लोग को बोलने में आसानी होता है, तो उस भाषा को हम लोग मानक भाषा बोल देते हैं, और ये विद्वान लोग तय करते हैं। जैसे हम लोग गई अगर लिखे तो या पे ई की मात्रा भी लगा दें, गई हो गया, और सिर्फ ई जो ई अलग से एक अक्षर है वो इस्तेमाल करें, ग और ई। तो सही कौन है? तो ग और ई, क्योंकि मात्रा की तब जरूरत पड़ती है जब उसका अक्षर ना हो। ई अक्षर है तो ई की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ग और या पे ई की मात्रा अगर लगाते हैं तो गई जो है ये मानक नहीं है। हालांकि ये गलत भी नहीं है, क्योंकि आज तो सारे लोग ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ग और ई अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं गई तो ये मानक भाषा है। तो जो मात्रा है उसे इस्तेमाल उसके जहाँ पे उसे इस्तेमाल करना हो वही तो होता है। और अगर हम मात्रा के बदले अक्षर बना देते हैं तो उसी अक्षर का इस्तेमाल करना चाहिए, मात्रा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम बोलते हैं परी तो र पे ई की मात्रा हो सकता है, लेकिन गई ई पे ई की मात्रा तो होने की जरूरत नहीं है, इसलिए गई को ग और ई से लिखना चाहिए, ना कि ग और या पे ई की मात्रा से लिखना चाहिए। तो कुछ इसी तरह से गई है, ठंड है, ठंड लिखना है तो आधा ना जो लिखते हैं ट्वेल्टी ना, वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना के लिए एक बिंदु बनाया गया है। तो ठंड को हम बिंदु द्वारा लिखेंगे, आधा ना के द्वारा नहीं लिखते हैं। अंत में हम लोग आधा ना से नहीं लिखते हैं, बिंदु के द्वारा लिखना चाहिए, क्योंकि वही मानक है। खा हम कभी कभी र की तरह लिखते हैं, जबकि आगे वाला र जो होता है वो र नहीं होता, वो पीछे वाले जो वाह है वाह में सटा हुआ रहता है, तो वो वाला खा मानक है। और बाकी कुछ आज के लोग तो सारे लोग खा कैसे लिखते हैं? रा पे वाह, रा के बगल में वाह लिख देते हैं तो वो खा हो जाता है, लेकिन वो गलत है। हमें रा नहीं लिखना है, रा लिख के वाह वाले पोर्शन पे सुताना होता है, तभी वो ख लिखा होता है। आप बुक में देख सकते हैं कि खा किस प्रकार लिखा होता है। शुद्ध में हम लोग दा पे धा देते हैं, लेकिन ऐसी जरूरत नहीं है, आधा दा भी तो बना है और धा भी बना है, तो शुद्ध हम लोग आधा दा और धा लिखते हैं तो ये सही होता है। ये मानक होता है, गलत नहीं है, लेकिन ये मानक है। मैं मानक के बारे में बता रहा हूँ कि मानक क्या है लिखना और मानक क्या नहीं है लिखना। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है। उसके बाद आता है दोस्तों वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण दोस्तों वह ध्वनि है जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे वर्ण को हम लोग खंडित नहीं कर सकते हैं, है ना? आ का ती, तो इसे खंडित नहीं करते हैं। आ को तोड़ नहीं सकते हैं, और का मीन्स का पे हलंत, आधा का के बारे में कर रहे हैं। जब का पे हलंत देते हैं तो वो उस का को तोड़ नहीं सकते हैं। पूरे का को हम लोग तोड़ सकते हैं का प्लस आ में, लेकिन का पे जो हलंत होता है वो आधा का होता है, उसे खंडित नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है? वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला उसके बाद आता है वर्णमाला। तो वर्णों को समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला। जैसे वर्ण में हम लोग का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, इया, तो कखा गा जितने भी पढ़ते हैं उन सभी को वर्णमाला कहा जाता है। गा से ज्ञा तक पढ़ते हैं, फिर आ ई पढ़ते हैं, तो सारे क्या हैं? वर्णमाला कहलाते हैं। वर्णमाला अगर देखा जाए दोस्तों तो वर्णमाला दो प्रकार का होता है। कखा गा हम लोग देखते हैं तो अगर का से ज्ञा तक बांटते हैं तो जितने हैं वो कखा गा वर्णमाला। सबसे पहले वर्णमाला हिंदी का भी होता है, वर्णमाला अंग्रेजी का भी होता है। हिंदी का वर्णमाला कखा गा है और अंग्रेजी का वर्णमाला ABCD है। तो अब हिंदी का जो वर्णमाला है उसमें उसके दो भेद कर दिए गए हैं। आधे को स्वर बांट दिया गया है और आधे को व्यंजन में बांट दिया। जैसे कखा गा ज्ञा तक ये क्या है? सारे व्यंजन हैं, और अ ई जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो स्वर होते हैं। तो हिंदी के वर्णमाला को दो भागों में बांट दिया गया है, कुछ को स्वर में और कुछ को व्यंजन में बांट दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर किसी दूसरे का उपयोग करके नहीं बोला जाता। जैसे आ किसी से मिलकर नहीं बनता है, आ ई किसी से नहीं बनता है। आप आ प्लस आ से बन सकता है, खुद से मिलकर बन सकता है, लेकिन दूसरे से मिलकर नहीं बनता है। लेकिन अगर का बोले तो का प्लस आ, खा बोले तो खा प्लस आ, जितने भी कखा गा हैं सब में स्वर का इस्तेमाल होता है। तो स्वर किसी का इस्तेमाल, स्वर में किसी और का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन व्यंजन में किसी और का इस्तेमाल
होता है, व्यंजन में स्वर का इस्तेमाल हो जाता है। इसीलिए जो वर्णमाला है, हिंदी के वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। अब हम लोग जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर जिसमें किसी का हेल्प नहीं लेते हैं, लेकिन स्वर जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं दोस्तों। लेकिन वीडियो कुछ लंबा हो गया, तो ये मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि स्वर क्या होते हैं, स्वर के कितने भाग है, व्यंजन के कितने भाग है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए टाटा बाय।